जब वे अंततः मिले तो मंत्री तोमर न तो वो सन की खलनायक साबित हुए जिसके लिए अनन्या ने खुद को आधा तैयार कर लिया था, और न ही कोई ऐसे कमजोर व्यक्ति साबित हुए जो उनकी भारी भरकम प्रतिष्ठा से आसानी से प्रभावित हो जाएं। वो एक सच्चे विचारशील, भले ही थोड़े जिद्दी, युवा राजनेता थे जो अपनी खुद के सुधारों के गुणों के प्रति आश्वस्त थे और इस बात को लेकर थोड़े सतर्क थे कि वे स्पष्ट रूप से क्या अनुमान लगा रहे थे, यानी अपनी विरासत के प्रति उनके सम्मान के लिए एक भावनात्मक अपील। सावधानीपूर्वक कूटनीतिक सटीकता के साथ बैठक में व्यवस्थित होते हुए उन्होंने कहा, आपने जो बनाया है उसके लिए मेरे मन में अत्यधिक सम्मान है, राजकुमारी। लेकिन अतीत का सम्मान इस बात के ईमानदार मूल्यांकन को नहीं रोकना चाहिए कि यह वर्तमान में भी सेवा करता है या नहीं। स्वतंत्र ऑडिट से प्रोजेक्ट की समय सीमा में औसतन 4 महीने का समय और जुड़ जाता है। वास्तविक बुनियादी ढांचे के आपातकाल वाले जिलों में वह देरी न केवल पैसे की बल्कि जीवन की भी कीमत चुकाती है। अनन्या ने तुरंत सहमति जताते हुए उन्हें थोड़ा हैरान करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं कि देरी वास्तविक होती है। मैं यह नाटक करने के लिए यहाँ नहीं हूँ कि निगरानी मुफ्त है या लागत से रहित है या बिना किसी वास्तविक व्यापार बंद ट्रेड ऑफ के है। मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ हूँ कि वास्तव में उन 4 महीनों ने क्या खरीदा है, ऐसे मामलों में जहाँ इसका विकल्प लगातार और बिना पता चले चलने वाला घोटाला होता। उन्होंने व्यवस्थित रूप से साक्ष्य के माध्यम से उन्हें समझाया, अपने स्वयं के इतिहास की भावनात्मक अपील नहीं बल्कि ठोस प्रलेखित मामले। बिहार घोटाला, जिसे मीरा की टीम ने 11 साल के बजाय 18 महीने के भीतर पकड़ लिया था, जिसके दौरान उनके अपने परिवार का धोखाधड़ी का मामला अनचाहा रह गया था। पिछले 5 वर्षों के 3 छोटे मामले जहां स्वतंत्र ऑडिट ने निर्माण शुरू होने से पहले ही दुरुपयोग किए गए धन की पहचान कर ली थी और समुदायों को उन बहुत लंबी देरी से बचा लिया था जो विफल परियोजनाओं के पूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता के बाद ही धोखाधड़ी का पता लगाने के परिणामस्वरूप होती। अपनी प्रस्तुति को समाप्त करते हुए अनन्या ने कहा, मैं आपसे मूल रूप से डिजाइन किए गए हर विशिष्ट तंत्र को संरक्षित करने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं आपसे अंतर्निहित सिद्धांत को संरक्षित करने के लिए कह रही हूं कि किसी न किसी रूप में वास्तविक स्वतंत्र सत्यापन का अस्तित्व होना चाहिए, जो परियोजनाओं को वास्तव में लागू करने वाले विभागों से अलग हो, या हम ठीक उसी व्यवस्था पर लौट जाएंगे जिसने मेरे अपने परिवार के इतिहास में 1 दशक से अधिक समय तक धोखाधड़ी को पनपने दिया था। यदि आप कुछ ऐसा तेज बना सकते हैं जो अभी भी उस मुख्य कार्य को पूरा करता है, तो मैं इस सुधार का वास्तव में स्वागत करूंगी। यदि आप केवल स्वतंत्र सत्यापन को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, तो आप नौकरशाही को सुव्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। आप उस एकमात्र तंत्र को हटा रहे हैं जो ठीक उसी प्रकार के घोटाले को मजबूती से पकड़ता है जिसके लिए अंततः आपकी अपनी सरकार को दोषी ठहराया जाएगा, जब यह अनिवार्य रूप से फिर से सतह पर आ जाएगा। तोमर इस बात पर काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। उनकी पहले की आश्वस्त खारिज करने की प्रवृत्ति ठोस साक्ष्य के वजन से स्पष्ट रूप से कम हो गई थी, न कि भावनात्मक अपील से। अंततः उन्होंने कहा, मुझे इस पर ठीक से विचार करने की आवश्यकता होगी। राजकुमारी, आपने जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अधिक मजबूत पक्ष रखा है। मैं यह नाटक नहीं करूंगा कि मैं अभी पूरी तरह से आश्वस्त हूं, लेकिन मैं निगरानी को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय विशिष्ट तंत्र पर ईमानदारी से पुनर्विचार करने को तैयार हूं। अध्याय 142 दबाव में पुनरुत्थान। इसके बाद लगभग 6 महीने तक तकनीकी कार्य समूहों, हितधारक परामर्शों और सावधानीपूर्वक राजनीतिक दांवपेंच के साथ चली बातचीत ने एक ऐसा अप्रत्याशित गठबंधन तैयार किया जिसमें फ्रेमवर्क के मूल रचनाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली अनन्या और मीरा, नौकरशाही की देरी को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध मंत्री तोमर के सुधार प्रेरित कर्मचारी और विशेष रूप से कई युवा तकनीकी नीति विशेषज्ञ शामिल थे जो ऐसे प्रस्ताव लेकर आए थे जिन पर शुरुआत में दोनों पीढ़ियों ने विचार नहीं किया था। तोमर के युवा सलाहकारों में से एक, प्रियंका रेड्डी नामक एक डेटा साइंटिस्ट ने, जिन्होंने अन्य देशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले ब्लॉकचेन आधारित सत्यापन प्रणालियों का अध्ययन करने में वर्षों बिताए थे, प्रस्ताव रखा, क्या होगा यदि स्वतंत्र निगरानी के लिए 4 महीने के समय की आवश्यकता ही न पड़े? वित्तीय अनियमितताओं की वास्तविक समय रियल टाइम में स्वचालित पहचान हो, निर्माण सत्यापन के लिए उपग्रह सैटेलाइट छवियों से उसका मिलान किया जाए, और मानव ऑडिटर केवल तभी तैनात किए जाएं जब स्वचालित प्रणाली वास्तव में किसी वास्तविक विसंगति की पहचान करे, न कि जोखिम स्तर की परवाह किए बिना हर एक परियोजना की समीक्षा की जाए। अनन्या ने मानवीय देखरेख को कम करने के किसी भी सुझाव पर पहले दिखाई जाने वाली स्वतःस्फूर्त अविश्वास के बजाय सच्ची और गहरी जिज्ञासा के साथ इस प्रस्ताव को सुना। धीरे धीरे विचार को टटोलते हुए उन्होंने कहा, ये वास्तव में काम कर सकता है। ये स्वतंत्र सत्यापन की जगह नहीं लेगा। ये केवल सत्यापन को तेज और अधिक सटीक रूप से लक्षित बना देगा,
और उन मामलों के लिए समय लेने वाले मानवीय ऑडिट को सुरक्षित रखेगा जहां स्वचालित प्रणाली ने चिंता का वास्तविक कारण पहले ही पहचान लिया हो। मीरा ने चेतावनी दी, जो हमेशा अपनी मां द्वारा सिखाई गई एक सतर्क और व्यवस्थित व्यवसाय रही थी। यह कोई पूर्ण समाधान नहीं है। स्वचालित प्रणालियों के साथ भी हेरफेर किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सिन्हा ने मूल कागजी रिपोर्टिंग के साथ किया था। हमें ठीक उसी तरह के शोषण के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी। तकनीकी कार्य समूह ने इसी चिंता का कड़ाई से परीक्षण करने में कई महीने बिताए और निर्धारित धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत सुरक्षा उपायों पर अनन्या के दशकों के दृढ़ संकल्प के साथ साथ तेज कार्यान्वयन के लिए तोमर की वास्तविक इच्छा को संतुष्ट करने वाले एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने से पहले जानबूझकर उन तरीकों की पहचान करने का प्रयास किया जिनसे एक परिष्कृत भ्रष्ट व्यक्ति स्वचालित सत्यापन प्रणाली में हेरफेर कर सकता था। अध्याय 143 क्या सामने आया सुधारित ढांचा। जब अंततः लागू किया गया तो उसने अनन्या द्वारा मूल रूप से स्थापित हर मुख्य सिद्धांत को बनाए रखा। कार्यान्वयन करने वाले विभागों से अलग स्वतंत्र सत्यापन, परिणामों की सार्वजनिक पारदर्शिता और सामुदायिक स्तर की निगरानी प्राधिकरण, जबकि इसके तौर तरीकों का वास्तविक रूप से आधुनिकीकरण किया जिससे औसत प्रोजेक्ट की देरी 4 महीने से घटकर 3 सप्ताह से भी कम रह गई। ऐसा परिणाम जिसने तोमर के सबसे संदेही राजनीतिक सहयोगियों को भी संतुष्ट कर दिया। सुधारित ढांचे के औपचारिक शुभारंभ पर प्रियंका रेड्डी ने अनन्या से कहा, आपने केवल पुरानी प्रणाली को बचाया नहीं है, आपने इसे वास्तव में सुधारने दिया। मैंने कई ऐसी पुरानी विरासत संस्थाओं के साथ काम किया है जो किसी भी प्रस्तावित बदलाव को हर कीमत पर संरक्षित करने के लिए अस्तित्व के खतरे के रूप में देखती हैं। आपने हमारे प्रस्ताव को कुछ बेहतर बनाने के एक सच्चे अवसर के रूप में लिया, भले ही इसका मतलब उस चीज को बदलना था जिसे आपने खुद दशकों तक बनाने में बिताया था। मीरा की ओर देखते हुए, जो पास ही मंत्री तोमर के साथ सुधारित प्रणाली के चल रहे निगरानी प्रोटोकॉल पर गहरी बातचीत में व्यस्त थी, अनन्या ने कहा, मैंने ये सबक अपनी खुद की बेटी को मुझसे मूल रूप से डिजाइन की गई चीज से कुछ बेहतर बनाते हुए देखकर सीखा है। मुझे लगता है कि असली गलती मेरे मूल डिजाइन को पवित्र मानना होती, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे पहले बनाया था। सिद्धांत मायने रखता था, विशिष्ट तंत्र का उद्देश्य हमेशा विकसित होते रहना था। बातचीत के करीब आते हुए मंत्री तोमर ने अपनी शुरुआती स्थिति को केवल राजनीतिक लड़ाई हारने के बजाय ईमानदारी से पुनर्विचार करने वाले किसी व्यक्ति की विशेष विनम्रता के साथ अपनी बात रखी। मैं इसे उस चीज को खत्म करने की इच्छा के साथ आया था जिसे मैं अनावश्यक नौकरशाही मानता था। मैं कुछ अधिक उपयोगी सीखकर जा रहा हूं कि इसका लक्ष्य कभी भी अपने आप में नौकरशाही नहीं था। ये जवाबदेही थी, और जवाबदेही वास्तव में मेरी शुरुआती धारणा से अधिक कुशलता से बनाई जा सकती है यदि आप उन लोगों के साथ ईमानदारी से जुड़ने के इच्छुक हैं जो ये समझते हैं कि मूल सुरक्षा उपाय पहली बार में क्यों मौजूद थे। अध्याय 144 संस्थागत अस्तित्व का एक सबक। सुधारित ढांचे के सफल कार्यान्वयन के महीनों बाद इस पर विचार करते हुए अनन्या को संस्थागत कार्य की प्रकृति के बारे में कुछ ऐसा समझ आया जिसे वह अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी से लंबे समय तक टिकने वाली संस्थाओं के निर्माण के 3 दशकों के बाद भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। कबीर से बात करते हुए जब वे दोनों सुधारित ढांचे के शुरुआती परिणामों की सच्ची संतुष्टि के साथ समीक्षा कर रहे थे, उसने कहा, मैं पहले सोचती थी कि सबसे कठिन हिस्सा पहली बार में कुछ ईमानदार बनाना है। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गई हूं कि कुछ मायनों में इसे ईमानदारी से बनाना वास्तव में आसान चुनौती थी। इससे भी कठिन और निरंतर काम ये सुनिश्चित करना है कि जैसे जैसे इसके आसपास की दुनिया बदलती रहे, जैसे जैसे अलग अलग प्राथमिकताओं वाली नई सरकारें आएं, जैसे जैसे नई तकनीक पुराने समाधानों को पुराना बना दे, और जैसे जैसे हर नई पीढ़ी को अपने लिए ये तय करना पड़े कि पहले क्या आया था, उसे संरक्षित किया जाए, अनुकूलित किया जाए या अंततः बदला जाए, यह अपनी ईमानदारी बनाए रखे। कबीर ने पूछा, क्या इससे आपको डर लगता है? ये जानते हुए कि ढांचा बदलता रहेगा, संभावित रूप से उन तरीकों से जिन्हें हम दोनों पूरी तरह से अनुमानित या नियंत्रित नहीं कर सकते। अनन्या ने स्वीकार किया, पहले ऐसा होता था। अब मुझे लगता है कि यह इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत है कि हमने जो बनाया था वह वास्तव में जीवित था, न कि कोई ऐसा स्मारक जो उस रूप में जमा हुआ था जो मैंने मूल रूप से इसे दिया था। मंत्री तोमर मूल प्रणाली को चुनौती देकर गलत नहीं थे, वो केवल यह मानकर गलत थे कि विकल्प उनके और मेरे संस्करण के बीच था, न कि यह पहचानना कि हम दोनों में से कोई अकेले जितना अच्छा डिजाइन कर सकता था, उससे बेहतर हम मिलकर कुछ बना सकते थे। इसके बाद उसे अपनी मां का पत्र याद आया, जो अभी भी अभिलेखागार आर्काइव कक्ष में 3 दशकों के संचित साक्ष्यों के साथ सुरक्षित रखा हुआ था कि उस साधारण इच्छा ने आखिरकार क्या बनाया था। कोई निश्चित स्थायी विरासत नहीं, बल्कि ईमानदारी के प्रति एक चल रही, विकसित होने वाली प्रतिबद्धता।
जिसे अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि जब तक जवाबदेही की अंतर्निहित आवश्यकता बनी रहेगी, तब तक हर नई पीढ़ी की अपनी वास्तविक भागीदारी, कठिन सवाल पूछने और ईमानदार जवाब मांगने की उनकी अपनी इच्छा को बनाए रखना जारी रखना होगा। उसने धीरे से बुदबुदाया, अपना हक मांगो, और अधिक सक्रिय और मांग वाले दशकों के निर्माण के मुकाबले इन जाने पहचाने शब्दों में अब एक गहरा अर्थ समाहित था। तुम किसी से कम नहीं हो। मुझे लगता है कि माँ किसी तरह जानती थी कि यह मांगना कभी खत्म नहीं होगा। उसने मुझे बस शुरुआत करने का साहस दिया, और इस बात पर भरोसा किया कि मैंने जो भी बनाया है, वो बहुत बाद में भी, जब मैं व्यक्तिगत रूप से उस सवाल को अब और नहीं उठा पाऊंगी, खुद को पूछते रहने का अपना रास्ता ढूंढ लेगा। अध्याय 145। एक संदूक जिसे कभी खोला नहीं गया। ये कामिनी थी, जो अब खुद वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन अपने बड़े बच्चों और पोते पोतियों के साथ कभी कभार राजगढ़ आती रहती थी, जिन्होंने सबसे पहले उस विवरण का जिक्र किया जो अनन्या को एक अंतिम, अप्रत्याशित जांच की ओर ले जाता। एक आकस्मिक टिप्पणी, जो एक पारिवारिक जमावड़े के दौरान लगभग सहजता से की गई थी, मीरा के पुराने सामान के एक छोटे से स्टील के संदूक के बारे में, जिसे अनन्या के अपने बचपन के समय से ही स्टोर रूम में रखा गया था, जिसे उनकी मां की मृत्यु के तुरंत बाद के मुश्किल और थकाऊ वर्षों के दौरान पैक किया गया था और उसके बाद से कभी पूरी तरह से नहीं खोला गया था। कामिनी ने कहा, मुझे याद है कि इतने साल पहले मैंने इसे शिफ्ट करने में आपकी मदद की थी। आप बहुत छोटी थी, दुख और एक साथ हो रही हर चीज से बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने हमेशा सोचा कि क्या आपने कभी इसे ठीक से खंगाला भी है। अनन्या को सच्ची हैरानी के साथ यह एहसास हुआ कि उसने ऐसा कभी नहीं किया था। वो संदूक मुंबई वाले फ्लैट से उसके साथ महल के स्टोर रूम में, और फिर एक बेहद व्यस्त जीवन के दशकों के सफर से गुजरते हुए यहां तक पहुंचा था। लेकिन उसकी मां की मृत्यु के तुरंत बाद के शुरुआती दौर में एक सरसरी निगाह डालने के अलावा उसकी सामग्री का कभी पूरी तरह से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था, जब दुख के कारण जीवित रहने के अलावा कुछ भी सोचना असंभव लग रहा था। अंततः उसने उसे महल के एक स्टोर रूम में खोज निकाला, जहां दशकों की उपेक्षा की धूल जम चुकी थी, और उसने एक पूरी शांत दोपहर आखिरकार उसकी सामग्री को ठीक से खंगालने में बिताई। पुरानी तस्वीरें, कम कीमत के गहनों के कुछ टुकड़े, मीरा की विभिन्न अस्पताल की नौकरियों के काम के कागजात, और बाकी सब के नीचे बहुत सावधानी से रखे गए एक छोटे से बंडल को, जो फीते के फीके पड़े टुकड़ों से बंधा हुआ था और जिस पर मीरा को संबोधित ऐसे हस्ताक्षर थे जिन्हें अनन्या पहचानती नहीं थी। अनन्या के अपने जन्म से वर्षों पहले की तारीख वाले वे पत्र कविता नाम की किसी महिला द्वारा लिखे गए थे, और जैसे जैसे अनन्या ने उन्हें धीरे धीरे सावधानीपूर्वक पढ़ा, एक ऐसी कहानी आकार लेने लगी जिसके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। उसकी मां की एक बहन थी, एक बड़ी बहन, जो अनन्या के जन्म से दशकों पहले परिवार से अलग हो गई थी, उन परिस्थितियों के कारण जिन्हें उन पत्रों ने केवल आंशिक रूप से स्पष्ट किया था। अध्याय 146। कविता की तलाश। पत्रों से खोज शुरू करने के लिए पर्याप्त सुराग मिल गए। कविता का विवाहित नाम, उस शहर की एक अनुमानित जानकारी जहां वह दोनों बहनों को अलग करने वाले पारिवारिक मनमुटाव के बाद रहने चली गई थी, और अंतिम पत्र के तेजी से निराशाजनक होते स्वर में इस बात के प्रमाण थे कि परिस्थितियों या अहंकार द्वारा किसी भी स्थायी समाधान को रोकने से पहले मीरा ने कम से कम एक बार सुलह करने की कोशिश की थी। अनन्या के अपने जन्म से लगभग 2 साल पहले के अंतिम पत्र में लिखा था, मीरा, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मैंने घर छोड़ा और हमारे माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर अपनी जाति से बाहर शादी की, उससे तुम मुझसे क्यों नाराज हो। मैं समझती हूँ कि हमारे माता पिता ने मुझे बेदखल क्यों किया, और परिवार में अपनी जगह बचाने के लिए तुम्हें उनका पक्ष क्यों लेना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुम्हें याद करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच ये खामोशी हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। कृपया जवाब देना, भले ही यह बताने के लिए हो कि तुम अभी भी मुझे माफ नहीं करती हो। उस बंडल में कोई जवाब नहीं था। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मीरा के अपने कठिन जीवन, गर्भवती, अविवाहित और अंततः अनन्या की पूरी तरह से अकेले परवरिश करने से पहले दोनों बहनें कभी वास्तव में एक हो पाई थी, जिसने स्पष्ट रूप से उस भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर दिया होगा जो किसी अलग हो चुके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बची हो सकती थी। अनन्या कई दिनों तक इस खुलासे के साथ बैठी रही, एक ऐसी मां के बारे में कुछ नया जानने के विशेष जटिल दुख को महसूस करते हुए जिसे वह सावधानीपूर्वक पुनर्निर्माण के 3 दशकों के बाद पूरी तरह से समझ चुकी थी। कबीर से बात करते हुए उसने कहा, मुझे लगता था कि मैं उसकी पूरी कहानी जानती हूँ। मैंने इस सिद्धांत पर एक पूरा फाउंडेशन बनाया था कि परिवारों को एक दूसरे से राज नहीं छिपाने चाहिए। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरी अपनी मां ने भी एक बहन के बारे में अपना कोई राज छिपा रखा होगा, जिसके अस्तित्व के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। कबीर ने नरमी से पूछा, क्या तुम उसे ढूंढने जा रही हो? अनन्या ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना ही होगा।
किसी फाउंडेशन के लिए नहीं, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उस माँ के लिए जिसे मैं समझती थी कि मैं पूरी तरह जान चुकी हूँ। अध्याय 147। अनन्या को क्या मिला, ये खोज, जिसे किसी भी व्यापक पेशेवर संसाधनों के माध्यम से नहीं बल्कि चुपचाप और व्यक्तिगत रूप से किया गया था, अंततः पुणे के एक साधारण अपार्टमेंट में जा पहुंची, जहां 90 के दशक के शुरुआती वर्षों की एक महिला ने, जो अपनी अधिक आयु के बावजूद अभी भी तेज तर्रार थी, दरवाजा खोला और एक ऐसी अजनबी को सामने पाया जिसकी शक्ल एक ऐसी बहन से अचूक रूप से मिलती थी जिसे उसने 5 दशकों से अधिक समय से नहीं देखा था। अनन्या के पूरी तरह से अपना परिचय देने से पहले ही आंखों में पहले से ही आंसू भरकर कविता ने तुरंत कहा, तुम्हारी आंखें उसी जैसी हैं। मीरा की आंखें, मैं उन्हें कहीं भी पहचान सकती हूँ। उस पहली मुलाकात के दौरान वे घंटों साथ बैठे रहे और कविता ने परिवार के दशकों के उस इतिहास को बताया जिसे अनन्या कभी नहीं जानती थी। उनकी अपनी जाति से बाहर के एक आदमी से शादी, माता पिता का गुस्से से भरा बहिष्कार और मीरा की अपनी एक कर्तव्यनिष्ठ छोटी बेटी के रूप में वह जटिल स्थिति जिसने शुरू में उनके माता पिता के गुस्से का साथ दिया था, लेकिन सालों बाद जब उसे एक विवाहित राजसी व्यक्ति से प्यार हो गया और वह शादी के बाहर गर्भवती हो गई तो उसे खुद परिवार के बहिष्कार का सामना करना पड़ा। कविता ने नरमी से कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि क्या तब तक उसे आखिरकार समझ आ गया था उन सभी सालों पहले मैंने किन चीजों का सामना किया था। क्या अकेले तुम्हारी परवरिश करने और अपने ही परिवार के न्याय का सामना करने से उसे ये देखने में मदद मिली कि उसने एक समय पर किस बात के लिए मुझ पर इतनी कठोरता से जजमेंट पास किया था। अपने पूरे कठिन बचपन में अपनी माँ के उस उग्र अटूट प्रेम के बारे में सोचते हुए अनन्या ने कहा, मुझे लगता है कि उसने जरूर समझ लिया होगा, वो प्रेम जो बिना किसी शर्म या उस फैसले के एक भी पल के दिया गया था जो मीरा ने स्पष्ट रूप से कभी अपनी बहन पर लगाया था। उसने मुझे कभी एक बार भी यह महसूस नहीं कराया कि मैं कोई गलती हूं या छिपाने के लिए कोई शर्म की बात हूं। मुझे लगता है रास्ते में कहीं न कहीं उसने वो सबक जरूर सीख लिया होगा जो उसका अपना परिवार उसे सिखाने में विफल रहा था। कविता ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। उनकी अपनी आंखें दशकों के संचित दुख और अप्रत्याशित भारी खुशी से चमक रही थी। उन्होंने कहा, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 91 साल की उम्र में मुझे अचानक एक भतीजी मिल जाएगी, और पिछले वर्षों में मैंने जितनी भी बातें पढ़ी हैं उनके अनुसार इसके अलावा एक पूरा विस्तारित परिवार भी मिल जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस भावना के साथ क्या करूं, बेटी। मुझे लगता है कि बस जो खो गया था उसे याद करने के इतने सालों बाद यह आखिरकार शायद खुशी ही हो सकती है। अध्याय 148। कविता को घर लाना। कविता का बड़े परिवार से परिचय धीरे धीरे और सोच समझकर हुआ, जिसमें उस औपचारिक समारोह का कोई नामो निशान नहीं था जिसने दशकों पहले राजगढ़ के फाटकों पर अनन्या के अपने आगमन को चिन्हांकित किया था। इसके बजाय शांत और बिना किसी जल्दबाजी वाली मुलाकातों का सिलसिला चला, जिसमें पहले केवल अनन्या और कबीर पुणे गए, फिर मीरा जुड़ी, जो एक ऐसी बड़ी बुआ से मिलने के लिए उत्सुक और भावुक थी जिसके अस्तित्व के बारे में वह कभी नहीं जानती थी, और अंत में खुद कविता ने राजगढ़ की यात्रा की, जो उस महल की उनकी पहली यात्रा थी जिसने उनकी बहन के वंशजों के असाधारण जीवन को बहुत हद तक आकार दिया था। उसी दरबार हॉल में खड़े होकर, जहां दशकों पहले अनन्या को पहली बार एक वैध उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई थी, और जो अब आधी सदी से अधिक समय पहले संपर्क खो चुकी बहन के पोते पोतियों और परपोते परपोतियों से भरा हुआ था, कविता ने कहा, मैंने कभी ऐसी किसी चीज की कल्पना नहीं की थी। मुझे लगता है मीरा को बहुत गर्व होता, महल या उपाधियों पर नहीं, तुम पर, जो बिल्कुल उस तरह की महिला बन गई हो जो वास्तव में एक खोई हुई बुआ की तलाश में निकल पड़ी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उस खामोशी को वैसे ही रहने देने से इनकार कर दिया, तब भी जब इस मामले से सीधे जुड़े सभी लोग पहले ही जा चुके थे। देवयानी, जो अब खुद 90 के दशक की थी लेकिन अभी भी तेज तर्रार थी और बढ़ती हुई कांपती उंगलियों के बावजूद कभी कभार बगीचों में पेंटिंग करती रहती थी, ने कविता का उसी खुले दिल से स्वागत किया जो उन्होंने कभी महल के फाटकों पर एक डरी हुई 16 वर्षीय लड़की को दिखाया था। उन्होंने सहजता से कहा, अनन्या की माँ का कोई भी परिवार हमारा अपना परिवार है। हमने उस सबक को सीखने में 30 साल बिताए हैं, एक समय में एक कठिन सच्चाई के साथ। मुझे लगता है कि हम आखिरकार इसमें काफी अच्छे हो गए हैं। 1 साल के भीतर कविता हमेशा के लिए राजगढ़ आ गई, और 92 साल की उम्र में अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्हें वह परिवार मिल गया जिसके बारे में वह 5 दशकों से मान चुकी थी कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। उन्होंने अपने दिन बगीचों में देवयानी के साथ शांत संगति में बिताए, मीरा के बचपन की कहानियां साझा की जिन्होंने अनन्या को उस माँ को समझने में एक समृद्ध, पहले अज्ञात गहराई दी जिसे उसने इतनी कम उम्र में खो दिया था। अध्याय 149। कविता को क्या याद था। इसके बाद के महीनों में
कविता की कहानियों ने धीरे धीरे मीरा का एक ऐसा पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जो अनन्या के पास कभी नहीं था। न केवल उनके अपने बचपन की यादों की थकी हुई समर्पित अकेली माँ, बल्कि एक ऐसा पूरा इंसान जो उस कठिन दौर से पहले भी मौजूद था, जिसके अपने सपने थे, परिवार की अपेक्षाओं के साथ उसका अपना जटिल रिश्ता था, और अपनी बहन के बहिष्कार का शुरू में साथ देने वाली एक आज्ञाकारी छोटी बहन से लेकर एक ऐसी उग्र रूप से सुरक्षात्मक मां बनने तक की उसकी क्रमिक कठिन संघर्ष से हासिल हुई परिवर्तन यात्रा थी, जिसने अनन्या की परवरिश बिना एक पल भी शर्म महसूस कराए की थी। अनन्या के साथ अपनी अब नियमित दोपहर की बातचीत में से एक के दौरान कविता ने बताया, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, जानती हो, केवल नज़ नहीं, वास्तव में तुम्हारे पिता के साथ सब कुछ होने से पहले और गर्भवती होने से पहले, जब उसे अकेले तुम्हारी परवरिश करने के लिए उस रास्ते को छोड़ना पड़ा था, उसका चयन मेडिकल कॉलेज में हो गया था। उसने तुम्हें कभी यह नहीं बताया, है ना? अपनी मां की त्यागी गई क्षमता के एक और पहलू को जानने के उस परिचित दर्द को महसूस करते हुए, जो उस कठिन और सीमित जीवन के बारे में उसके पहले से ही समझे गए हर पहलू के ऊपर था जिसे मीरा ने उसकी परवरिश के लिए जिया था। अनन्या ने नरमी से कहा, नहीं, उसने इसका जिक्र कभी नहीं किया। मैंने हमेशा यही मान लिया था कि नर्सिंग वही थी जो उसने करने के लिए चुना था। कविता ने नरमी से कहा, उसने इसे चुना नहीं था, ठीक से कहें तो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उसे ये चुनना पड़ा था। मुझे लगता है कि वास्तव में यही वो पूरी कहानी है जो अंततः तुम्हारे द्वारा बनाई गई हर चीज के पीछे है ना? मीरा ने तुम्हें सुरक्षित रूप से पालने के लिए अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं का बलिदान दिया, और तुमने अपने पूरे जीवन का एक असाधारण हिस्सा ठीक उसी बलिदान के सम्मान में कुछ ऐसा बनाने में बिता दिया। अनन्या ने इस पर विचार किया और अपनी मां के पत्र, अपना हक मांगो को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण में समझने के पूर्ण और समग्र भार को महसूस किया। ये केवल विरासत का दावा करने के बारे में सलाह नहीं थी, बल्कि शायद इन सबके नीचे एक मां की वह शांत उम्मीद थी कि उसकी बेटी उन अवसरों का दावा कर सके जिन्हें उसने खुद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। धीरे से बोलते हुए अनन्या ने कहा, मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है, किसी ऐसे रूप में जिसे मैं तब तक पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। मैंने जो कुछ भी बनाया वह भी उसकी अपनी छोड़ी हुई मेडिकल महत्वाकांक्षा ही थी, जो पूरी तरह से किसी और चीज में बदल गई थी। वो सीधे लोगों का इलाज करना चाहती थी। इसके बजाय मैंने पूरे समुदायों के सत्य और जवाबदेही के साथ रिश्ते को ही ठीक कर दिया। शायद रूप अलग हो, लेकिन अंतर्निहित इच्छा एक ही थी। अध्याय 150। चक्र पूरा हुआ। मीरा की मृत्यु के ठीक 35 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ पर अनन्या ने पूरे विस्तारित परिवार को एकत्रित किया। कविता अब पूरी तरह से उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। देवयानी कमजोर होने के बावजूद वहां मौजूद थी। आदित्य और उनके अपने बड़े बच्चे इशिता और वीर अपने परिवारों के साथ, कबीर उसके ठीक बगल में वैसे ही अडिग खड़े थे जैसे वे पिछले 3 दशकों से अधिक समय से थे, और मीरा, जो अपनी खुद की छोटी बेटी की परवरिश करते हुए अपना एक सफल करियर चला रही थी, जिसका नाम बिना किसी के कहे सीधे अनन्या ने अपनी इस परिवार की कहानी को गढ़ने वाली मित्र के सम्मान में केवल काव्या रखा था। वे दरबार हॉल में नहीं, बल्कि छोटे मुंबई अस्पताल के मेमोरियल गार्डन में एकत्रित हुए थे, जो मीरा राठौर विंग से सटा हुआ था और दशकों में बढ़कर एक पूरी तरह से विकसित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया था, जो हजारों ऐसे मरीजों की सेवा कर रहा था जो कभी उस विशिष्ट व्यक्तिगत दुख से वाकिफ नहीं होंगे जिसने मूल रूप से इसके निर्माण को प्रेरित किया था। अनन्या अपनी मां के नाम और तिथियों वाली छोटी स्मृति तख्ती, मेमोरियल पट्टिका, के सामने खड़ी थी। कविता उनके बगल में 50 साल की जुदाई के बाद दोबारा मिली बहन का हाथ पकड़े हुए खड़ी थी, और वे एक अकेले पुराने पत्र द्वारा अंततः निर्मित हर चीज के पूर्ण और समग्र भार को महसूस कर रही थी। एकत्रित परिवार से उसने धीरे से कहा, मैं पहले सोचती थी कि यह कहानी केवल मेरी अपनी सुनाने के लिए है। एक बेटी जो अपने पिता की मान्यता का दावा कर रही है, अपनी मां की एक साधारण इच्छा से एक विरासत का निर्माण कर रही है। अब मैं समझती हूं कि यह कभी भी केवल मेरी कहानी नहीं थी। ये हमेशा से कविता की कहानी भी थी, और देवयानी की, और इशिता की, और कबीर के परिवार की कहानी, और मीरा की अपनी कहानी भी, अपने ही तरीके से, लोगों का एक पूरा तारामंडल, जिनमें से प्रत्येक अपने दबे हुए सच को लिए हुए था, और हर एक ने आखिरकार उन सत्यों को आखिरकार रोशनी में आने देने का साहस जुटा लिया। उसने एकत्रित परिवार के चारों ओर देखा, जो अब 3 पीढ़ियों गहरा था, और जो सुविधाजनक चुप्पी के बजाय सच बोलने और ईमानदार आत्मविश्लेषण पर आधारित था, और असाधारण, मांगलिक और अंततः पूर्णता से भरे काम के 35 वर्षों में पहली बार उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो वास्तव में और पूरी तरह से शांति जैसा था। उसने धीरे से कहा, अपना हक मांगो,
तुम किसी से कम नहीं हो, और ये जाने पहचाने शब्द उस हर चीज के पूर्ण भार को समेटे हुए थे जिसका वे आखिरकार मतलब रखते थे। न केवल उसकी अपनी विरासत, जिसका दावा दशकों पहले किया गया था, बल्कि वह हर एक व्यक्ति जिसे इस साधारण इच्छा ने आखिरकार छुआ था, 3 महाद्वीपों और 3 पीढ़ियों में। और यह सब उस मरने वाली माँ के उस उग्र अटूट प्यार से जुड़ा था जो उसने एक छोटी सी मुंबई के फ्लैट में पूरी तरह अकेले अपनी एक बेटी को पाला था, और जिसके पास देने के लिए ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ नहीं था। मेमोरियल गार्डन से, एकत्रित परिवार से, और अपनी माँ की उस साधारण इच्छा से जो अंततः पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद माँ। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार वो सब समझ गई हूँ जिसका मतलब वास्तव में आपका था। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जानती हैं कि यह काफी था। ये हमेशा से, पूरी तरह से, काफी था। अध्याय 151। छोटी काव्या के सवाल। 4 साल की उम्र में, मीरा की बेटी, जिसका नाम बिना किसी के कहे उस पारिवारिक मित्र के नाम पर रखा गया था जिनकी निष्ठा ने इस गाथा के मध्य अध्यायों को बहुत अधिक आकार दिया था, में पहले से ही एक खास, परिचित आदत आ चुकी थी। वह ऐसी बातें पूछने पर अड़ जाती थी जिनकी उम्मीद वयस्कों को किसी इतनी छोटी बच्ची से सबसे कम होती थी। एक दोपहर उसने अनन्या को महल के बगीचों में अपनी हमेशा की तरह अभी भी दृढ़ता से शौकिया पेंटब्रश के साथ बैठे हुए पाया और कहा, नानी, सब लोग क्यों कहते हैं कि आपने चीजें ठीक कर दी? क्या टूट गया था? अनन्या ने अपना ब्रश नीचे रख दिया और यह सोचने लगी कि 4 साल की बच्ची को बिना किसी ऐसे इतिहास के बोझ तले दबाए जिसे वह आसानी से समझ न सके, ईमानदारी से कैसे जवाब दिया जाए। उन्होंने सावधानी से कहा, बहुत समय पहले इस परिवार के कुछ लोग एक दूसरे से सच नहीं बोलते थे। इससे कई अन्य लोग दुखी हो गए और कुछ लोग इसकी वजह से आहत भी हुए। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ये सुनिश्चित करने में बिताया कि ऐसा दोबारा न हो। छोटी काव्या ने पूछा, बलवंत की तरह? जिससे ये स्पष्ट था कि उसने परिवार के अक्सर दोहराए जाने वाले इतिहास को अनन्या की उम्मीद से कहीं अधिक अपने अंदर उतार लिया था। हल्की सी खुशी और उतने ही गहरे भावुक होते हुए अनन्या ने पुष्टि की, बलवंत की तरह। वो इस बात का हिस्सा है कि मैंने क्यों सीखा कि सच बोलना, तब भी जब वो डरावना हो, चुप रहने से लगभग हमेशा बेहतर होता है। काव्या ने उसी गंभीरता के साथ इस पर विचार किया जिसे अनन्या को दशकों पहले बिल्कुल इसी उम्र में मीरा से याद था। उसने घोषणा की, मैं सच बोलने से नहीं डरती। मैंने दादा आदित्य से कहा कि उनकी नई कार अजीब आवाज निकालती है, और मम्मा ने कहा कि यह मेरी बहुत बहादुरी थी। अनन्या हंस पड़ी, और उनकी हंसी की आवाज बगीचे की शांत दोपहर की हवा में आसानी से गूंज उठी। उन्होंने कहा, यही असली जज्बा है, बेटी। कारों और अजीब आवाजों पर अभ्यास करती रहो। छोटे छोटे सत्यों पर पर्याप्त अभ्यास करने के बाद बड़े सत्य आसान लगने लगते हैं। अध्याय 152। रात में एक डर, स्वास्थ्य संबंधी यह संकट बिना किसी चेतावनी के आ गया, ठीक उसी तरह जैसे ऐसी चीजें अक्सर होती हैं। अनन्या रात के बीच में सीने में एक तेज, अपरिचित दर्द के साथ उठी। कबीर ने तुरंत और शांत भाव से मोर्चा संभाला, और परिवार के दशकों के अपने मुश्किल से सीखे गए संस्थागत अनुभवों से परिष्कृत और विस्तारित महल के आपातकालीन चिकित्सा प्रोटोकॉल ने पूरी दक्षता के साथ काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद अस्पताल में रहने का समय डॉक्टरों द्वारा किसी भी आसन विनाशकारी स्थिति के बजाय एक प्रबंधनीय हृदय संबंधी घटना, कार्डियक इवेंट की पुष्टि होते ही शुक्र है कि बहुत कम रहा, लेकिन इसने पूरे परिवार को ऐसी तत्परता के साथ उनके बिस्तर के पास दौड़ा दिया जिसे अनन्या ने एक ही समय में दिल को छू लेने वाला और थोड़ा शर्मिंदा करने वाला पाया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई कबीर, मीरा, आदित्य, इशिता, वीर और 90 के दशक को पार कर चुकी स्पष्ट रूप से डरी हुई देवयानी से घिरी अनन्या ने जोर देकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक छोटा सा डर और कुछ नहीं। जिस तरह से आप सब मंडरा रहे हैं, उसे देखकर कोई यही सोचेगा कि मैंने अकेले ही पूरे देश की भ्रष्टाचार की समस्या को हल कर दिया है। कबीर ने सूखे भाव से कहा, आपने उससे कहीं अधिक किया है। हालांकि उनका हाथ अब भी उनके हाथ के चारों ओर कसकर जकड़ा हुआ था, जो रात की अनिश्चितता के दौरान उनके द्वारा उठाए गए वास्तविक डर को बयां कर रहा था। जब आपका दिल हम सबको ये याद दिलाने का फैसला करता है कि यह वास्तव में अजेय नहीं है, तो इसे गंभीरता से लेने के लिए हमें माफ कर दीजिए। संकट टल जाने के बाद इस घटना ने एक वास्तविक, शांत आत्मनिरीक्षण का दौर शुरू कर दिया जिसकी अनन्या ने पूरी तरह से उम्मीद नहीं की थी। अपनी नश्वरता का एक विशिष्ट, भटका देने वाला सामना, जो अब अपने 70 के दशक में अच्छी तरह से थी, और उन्होंने अपने जीवन के इतने दशक गांवों, ढांचों और दूसरे लोगों की विरासत में मिली गलतियों पर बाहर की ओर ध्यान केंद्रित करने में बिताए थे कि उन्होंने शायद ही कभी अपने बाकी बचे सीमित समय के बारे में पूरी तरह से सोचने के लिए विराम लिया हो। तत्काल संकट के बीत जाने और उनके दोबारा घर वापस आने पर,
जब वे बगीचे में एक साथ बैठे थे तो उन्होंने कबीर से ईमानदारी से कहा, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो अब मेरी निरंतर उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। मीरा बहुत आगे बढ़ रही है। ढांचा स्थिर है, यहाँ तक कि सुधर भी गया है। मुझे लगता है कि वास्तव में जिस चीज से मुझे डर लगता है वो केवल ये है कि पिछले इन वर्षों में मैंने अपने लिए जो कुछ भी अंततः स्वतंत्र रूप से बनाया है, पेंटिंग, पढ़ाना, काव्या को बड़ा होते देखना, किसी भी जरूरी संकट के बिना आप सभी के साथ बस मौजूद रहना, उसका पूरी तरह से आनंद लेने के लिए अब पर्याप्त समय नहीं बचा है। अध्याय 153, जो शेष है, जिसे स्वतंत्र रूप से चुना गया सावधानीपूर्वक चिकित्सीय निगरानी और परिवार के सतर्क प्रेमपूर्ण ध्यान के तहत आने वाले महीनों में लगातार सुधार करते हुए अनन्या ने इस बात पर शांत और जानबूझकर कई फैसले लिए कि वह अपने बाकी बचे वर्षों को कैसे बिताना चाहती है। ये किसी जल्दी या मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्ची और सोची समझी प्राथमिकता से प्रेरित था। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के शिक्षण को प्रति वर्ष केवल एक सेमिनार तक सीमित कर दिया और पहुंच की मात्रा के बजाय जुड़ाव की गुणवत्ता को चुना। उन्होंने पेंटिंग करना जारी रखा। उनके कैनवास अभी भी शानदार ढंग से अधूरे थे, लेकिन केवल चिकित्सीय होने के बजाय तेजी से और सच्चे अर्थों में आनंदमय हो गए थे। उन्होंने छोटी काव्या के साथ काफी अधिक बिना किसी जल्दबाजी के समय बिताया, अपनी पोती को उम्र के हिसाब से परिवार के उल्लेखनीय इतिहास के पूर्ण रूप से परिचित कराया, इसे विरासत में मिलने वाले बोझ के रूप में नहीं, बल्कि केवल जानने के लिए एक कहानी के रूप में, और अंततः यदि वह चाहें तो किसी भी ऐसे रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो उन्हें वास्तव में अपना लगे। मीरा के साथ अपनी अब नियमित रविवार दोपहर की बातचीत में से एक के दौरान उन्होंने कहा, मैं पहले सोचती थी कि विरासत का मतलब कुछ ऐसा बनाना है जो हमेशा के लिए टिके। मुझे लगता है इन सब के बाद डर, ठीक होना, काव्या को अपने अद्भुत असहज सवाल पूछते हुए देखना, मैं आखिरकार इसे अलग तरह से समझती हूँ। विरासत वास्तव में स्थायित्व के बारे में नहीं है। वास्तव में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता, यहाँ तक कि सबसे सावधानी से बनाई गई संस्थाएं भी नहीं। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके बाद आने वाले लोगों के पास इसके बाद जो भी आए उसका अपना संस्करण बनाने के लिए सच्चे अर्थों में अच्छे, ईमानदार उपकरण हो, भले ही वो संस्करण अंततः कितनी भी लंबी अवधि तक चले। मीरा ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया, जो वही स्थिर, परिचित भाव था जिसे अनन्या ने खुद 3 दशकों की साझा संघर्ष से हासिल की गई वृद्धि के दौरान इतनी बार पेश किया था। उन्होंने नरमी से कहा, आपने वो पहले ही कर लिया है मां। आप इसे मेरे पूरे जीवन में करती रही है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप खुद को ये देखने का आनंद लेने दें कि यह कैसे जारी रहता है, बजाय इसके कि आप हमेशा ये सोचती रहें कि आपने पर्याप्त निर्माण किया है या नहीं। अनन्या मुस्कुराई, एक ऐसी महिला की विशेष स्थापित शांति को महसूस करते हुए जिसने 70 से अधिक वर्षों के असाधारण, मांगलिक और अंततः पूर्ण जीवन के बाद वास्तव में ठीक उसी समझ को प्राप्त कर लिया था जिसकी ओर उनकी मां का साधारण पत्र हमेशा चुपचाप इशारा कर रहा था। नरमी से उन्होंने कहा, मुझे लगता है मैं आखिरकार समझ गई हूँ। अध्याय 154, एक अनचाहा जीवनी लेखक। ये पत्र समीर कपूर नामक एक प्रतिष्ठित लेकिन जिद्दी पत्रकार की ओर से आया था, जिन्होंने अनन्या के जीवन पर एक अनधिकृत, अनऑथराइज्ड जीवनी पर शोध करने में लगभग 1 साल का समय बिताया था। उन्होंने परिवार को एक पेशेवर शिष्टाचार के रूप में सूचित किया था, न कि अनुमति के लिए अनुरोध के रूप में, कि यह पुस्तक परिवार के सहयोग के बिना भी वर्ष के भीतर प्रकाशित हो जाएगी। स्थिति पर अपना खुद का सावधानीपूर्वक शोध करने के बाद मीरा ने बताया, वो पहले ही दर्जनों लोगों का साक्षात्कार ले चुके हैं। पूर्व मंत्री, गांव के निवासी, यहाँ तक कि मध्यस्थता पहल के शुरुआती कर्मचारियों में से कुछ लोग भी। वो हमारा आशीर्वाद नहीं मांग रहे हैं माँ, वो हमें बता रहे हैं कि यह कैसे भी हो रहा है, और हमें यह विकल्प दे रहे हैं कि हम इसमें भाग लें या बस उन्हें पूरी तरह से दूसरे हाथ के परोक्ष विवरणों पर काम करने दें। अनन्या में एक पुरानी, जटिल प्रवृत्ति उभर कर आई। ये पूरी तरह से वह तीखा, रक्षात्मक डर नहीं था जो कभी सावधानी से प्रबंधित सार्वजनिक कथा के किसी भी खतरे के साथ आ सकता था, बल्कि कुछ अधिक सूक्ष्म था। किसी और के हाथ से अपनी जीवन की कहानी के कहे जाने की विशेष संवेदनशीलता, जो उसकी अपनी सावधानी से सोची गई ईमानदारी के बजाय उनकी अपनी व्याख्यात्मक पसंद से आकार लेती है। अपनी दशकों पहले प्रकाशित आत्मकथा को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैंने तो अपनी खुद की कहानी पहले ही लिख ली है। फिर यह अलग क्यों लग रहा है? कबीर ने नरमी से कहा, क्योंकि वह आपकी कहानी थी, जिसे आपकी अपनी शर्तों पर कहा गया था। यह कोई और है जो ये तय कर रहा है कि आपकी कहानी का क्या मतलब है, बिना व्याख्या पर आपके इनपुट के, भले ही अंतर्निहित तथ्य सटीक हों। अध्याय 155,
कपूर से मुलाकात अनन्या अंततः समीर कपूर के साथ एक ही बैठक के लिए सहमत हो गई, बिल्कुल अपनी कथा को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि यह प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए कि वह वास्तव में किस तरह की कहानी कहना चाहता है, इससे पहले कि वह ये तय करे कि उसकी अपनी भागीदारी उसकी ईमानदारी में सुधार कर सकती है या केवल इसे अवांछित अधिकार प्रदान कर सकती है। कपूर न तो सनसनीखेज घोटाले की तलाश करने वाला वो व्यक्ति साबित हुआ जिसका उसने आधा डर रखा था, और न ही कोई साधारण प्रशस्ति लेखक, हाजियोग्राफर, जो उसकी विरासत को और अधिक चमकाने के लिए उत्सुक हो। वो एक सतर्क, पूरी तरह से शोध करने वाला व्यक्ति था जो एक ऐसे जीवन की अधिक अस्त व्यस्त, अधिक जटिल बनावट में वास्तव में रुचि रखता था जिसे सार्वजनिक स्मृति ने अनिवार्य रूप से किसी ऐसी चीज में चिकना करना शुरू कर दिया था जो वास्तविक रूप से जिए गए अनुभव की तुलना में अधिक स्वच्छ और अधिक नायक जैसी थी। उसने स्पष्ट रूप से उससे कहा, मैं भ्रष्टाचार को ठीक करने वाली विजयी राजकुमारी का एक और वृतांत नहीं लिखना चाहता। मैंने आपकी आत्मकथा पढ़ी है, ये ईमानदार है, लेकिन ये समझने योग्य रूप से आपके अपने जीवन का आपका अपना सावधानीपूर्वक सोचा समझा विवरण भी है। मैं उन लोगों से बात करना चाहता जिन्होंने आपको रास्ते में गलतियां करते हुए देखा, सिन्हा के खुलासे से पहले की शुरुआती ढांचागत विफलताएं जिन्होंने आपको बेहतर सुरक्षा उपाय बनाना सिखाया, वे साल जब इशिता को हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि आप खुद को जमीन में घसीट रही थी, वो वास्तविक अनिश्चितता जो आपने हर बड़े निर्णय बिंदु पर महसूस की होगी, न कि वह आश्वस्त स्पष्टता जिसे बात की सूझबूझ कठिन विकल्पों पर पीछे की ओर पेश करती है। अनन्या ने इस पर विचार किया और कपूर के बताए गए इरादे में उस ईमानदारी के साथ कुछ ऐसा सच्चा पाया जिसकी वकालत करने में उसने दशकों बिताए थे। भले ही इसका मतलब ये था कि वह इस बात पर से कुछ नियंत्रण छोड़ रही थी कि वह ईमानदारी कैसे बताई जाती है। धीरे धीरे बोलते हुए उसने कहा, यदि मैं भाग लेती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों से भी बात करें जिनकी इस काम ने वास्तव में सेवा की है, न कि केवल उन लोगों से जिन्होंने इसे व्यवस्थित किया। कमलाबाई की पोती से, चंदपुरा के उन परिवारों से जिन्होंने खनन प्रस्ताव के खिलाफ फैसला किया था, अमारा और मिन्ह से, और उनके इस बात के अपने ईमानदार विवरण से कि मेंटरशिप का रिश्ता उनकी तरफ से वास्तव में कैसा दिखता था, जिसमें मेरे साथ काम करने में उन्हें जो भी निराशाएं या सीमाएं महसूस हुई वे भी शामिल है। कपूर ने कहा, मैं पहले ही कर चुका हूं। उनके विवरण वास्तव में अब तक की गई मेरी सबसे मूल्यवान सामग्री में से कुछ है। मुझे लगता है कि जब ये किताब पूरी हो जाएगी तो आप पाएंगी कि यह वैसी कहानी नहीं है जैसी आप शायद अभी कल्पना कर रही है। अध्याय 156, नियंत्रण छोड़ना। एक बार अनुमति मिलने पर अनन्या की सहभागिता किसी सावधानीपूर्वक प्रबंधित कथा के रूप में नहीं, बल्कि सच्ची और बिना किसी संकोच की बातचीत के रूप में सामने आए। कई महीनों में फैले दर्जनों घंटों के दौरान कपूर के सतर्क सवालों ने उन यादों और विचारों को बाहर निकाला जिन्हें उसने अपनी आत्मकथा में भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया था, जिसमें अनिश्चितताएं, पछतावे और ऐसी जटिलताएं शामिल थीं जिन्हें उसने शायद अनजाने में अपने अधिक परिष्कृत विवरण में सुचारू रूप से ढक लिया था। उसने राजगढ़ के फाटकों पर उस पहली रात के विशेष डर के बारे में ईमानदारी से बात की, बिना उस पूर्वव्यापी आत्मविश्वास के जो उसकी आत्मकथा के विवरण में आ गया था। उसने बिहार घोटाले के दौरान वास्तविक संदेह के बारे में बात की, उन क्षणों के बारे में जब उसने व्यक्तिगत रूप से सोचा था कि क्या पूरा ढांचा अपनी ही सार्वजनिक विफलता के वजन के नीचे ढह सकता है। उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से बलवंत की मृत्यु को देखने के जटिल दुख के बारे में बात की, न तो पूरी माफी महसूस करते हुए और न ही पूरा समाधान, बस एक ऐसा उलझा हुआ, अधूरा समापन जो किसी भी संतोषजनक कथा के दायरे में ठीक से फिट नहीं बैठता था। जब ये किताब आखिरकार प्रकाशित हुई, जो कपूर के शुरुआती पत्र के लगभग 2 साल बाद आई थी, तो अनन्या ने इसे रक्षात्मक छानबीन के बजाय सच्ची और सोची समझी ध्यान से पढ़ा, और जैसा कि कपूर ने वादा किया था, उसने पाया कि यह चित्र उस पॉलिश की हुई सार्वजनिक कथा की तुलना में काफी अधिक जटिल और मानवीय था जो 3 दशकों में उसके चारों ओर जमा हो गई थी, बिना इस बात का एक बार भी एहसास हुए कि उसके जीवन के काम की अंतर्निहित ईमानदारी वास्तव में विकृत या कम हो गई थी। अंतिम अध्याय को बंद करते हुए उसने कबीर से कहा, किसी और की सावधानीपूर्वक व्याख्या के माध्यम से खुद को पढ़ना पूरी तरह से सहज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ मायनों में मेरी अपनी आत्मकथा से भी अधिक ईमानदार है। मैंने उस विवरण के हर एक शब्द को नियंत्रित किया था। इस किताब में वो सारा उलझाव शामिल है जिसे मैंने शायद अनजाने में सुचारू कर दिया होगा, भले ही मैंने पूरी ईमानदारी बरतने की पूरी कोशिश की हो। कबीर ने पूछा, क्या इससे आपको परेशानी होती है? अनन्या ने इस सवाल पर ईमानदारी से विचार करते हुए कहा, नहीं। मुझे लगता है कि यह वास्तव में उन सभी बातों का अंतिम सबक है जो मैंने 30 वर्षों तक हर किसी को सिखाई है। वास्तविक जवाबदेही का मतलब है अपनी खुद की कथा पर से नियंत्रण वास्तव में छोड़ देना, यह विश्वास करते हुए कि ईमानदार छानबीन, भले ही वो असहज हो,
अंततः सावधानीपूर्वक प्रबंधित आराम की तुलना में सत्य की बेहतर सेवा करती है। मैंने पूरी सरकारों, पूरी संस्थाओं से ठीक उसी सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए कहा था। मुझे लगता है कि अब समय आ गया था कि मैं खुद अपनी कहानी के बारे में इसे पूरी तरह से स्वीकार करूं। अध्याय 157। एक विचार जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब अनन्या ने अंततः इस विचार पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया, तो पीछे मुड़कर देखने पर यह लगभग शर्मनाक रूप से स्पष्ट महसूस हुआ। दशकों तक ट्रस्ट, फ्रेमवर्क और मध्यस्थता पहलों का निर्माण करने के बाद, जो हर तरह की संस्थागत गड़बड़ियों को संबोधित करती थी, उन्होंने अपनी मां के जीवन के पीछे छिपे विशिष्ट, व्यक्तिगत बलिदान को कभी भी औपचारिक रूप से सम्मानित नहीं किया था। एक ऐसा प्रॉमिसिंग मेडिकल करियर जिसे एक बेटी को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया गया था। एक दोपहर अभिलेखागार आर्काइव कक्ष में उनके साथ बैठी काव्या की बेटी, खुद युवा काव्या, जो अब एक विचारशील किशोरी थी और परिवार के पूरे इतिहास के प्रति तेजी से उत्सुक हो रही थी, से उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में ठीक से सोचने में मुझे इतना समय क्यों लगा। मैंने ईमानदारी के अमूर्त सिद्धांत को सम्मानित करने वाली पूरी संस्थाएं बनाई। मैं कभी भी उस बेहद विशिष्ट, व्यक्तिगत कीमत को सम्मानित करने के बारे में नहीं सोच पाई जो मेरी मां ने चुकाई थी, जिसने बाकी सब कुछ संभव बनाया। परिवार की महिलाओं की हर पीढ़ी को परिभाषित करने वाली उसी स्पष्टता के साथ युवा काव्या ने पूछा, तो आप क्या करने जा रही हैं? अनन्या ने कहा, मैं एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप स्थापित करने जा रही हूं। पूरी मेडिकल स्कूल की फंडिंग, विशेष रूप से उन युवा महिलाओं के लिए जो आपकी परदादी जैसी पृष्ठभूमि से है, अकेली माँ या अकेली माताओं की बेटियां, जिन्हें अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखना पड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे माँ को मेरे लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना पड़ा था। मीरा राठौर मेडिकल स्कॉलरशिप, जिसे एक ऐसे सावधानीपूर्वक और विचारशील ढांचे के साथ फाउंडेशन के माध्यम से स्थापित किया गया था जो किसी दिखावटी इशारे के बजाय वास्तविक योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित करता था, अगले वर्ष 6 युवा महिलाओं के अपने पहले समूह के साथ शुरू हुई, जिनमें से प्रत्येक को न केवल अकादमिक वादे के लिए बल्कि उस विशिष्ट, प्रलेखित पारिवारिक बलिदान के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था जो कभी उनकी अपनी मेडिकल महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से समाप्त करने की धमकी देता था। अध्याय 158। पहले स्कॉलर्स से मिलना। अनन्या ने औपचारिक प्रवेश से पहले प्रत्येक स्कॉलरशिप प्राप्तकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलने पर जोर दिया, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक दाता के दूर के, औपचारिक हाथ मिलाने के रूप में नहीं, बल्कि सच्ची और बिना जल्दबाजी के बातचीत के रूप में, क्योंकि वह अपनी मां के नाम और विरासत को उन्हें सौंपने से पहले प्रत्येक युवा महिला की अपनी विशिष्ट कहानी को समझना चाहती थी। बिहार के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका शर्मा नाम की एक दृढ़ निश्चयी युवा महिला जब अपनी बैठक में पहुंची, तो उसकी कहानी ने अनन्या को एक विशेष और गहरे प्रभाव से झकझोर दिया। उसकी अपनी मां, जो कम उम्र में विधवा हो गई थी, ने प्रियंका को स्कूल में बनाए रखने के लिए कई नौकरियां की, जबकि विस्तारित परिवार की ओर से लगातार दबाव था कि उसे पढ़ाई से हटाकर उसकी जल्दी शादी तय कर दी जाए। अपनी बातचीत के दौरान प्रियंका ने अनन्या से कहा, जब भी हालात सबसे ज्यादा मुश्किल होते थे, मेरी मां मुझसे एक बात कहती थी। वह कहती थी, बेटी, जो तुम्हारे योग्य है उसके लिए मांगो। किसी को भी यह विश्वास न दिलाने दो कि तुम अपने सपनों से कम की हकदार हो। इस स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ने से पहले मुझे यह नहीं पता था कि वे शब्द ठीक वही थे जो आपकी अपनी मां ने आपको लिखे थे। अनन्या ने महसूस किया कि उस बात का पूरा और समग्र चक्र उसके ऊपर आ गया है। उसकी मां की वह साधारण इच्छा, जो न केवल उसकी अपनी असाधारण संस्थागत उपलब्धियों के माध्यम से आगे बढ़ रही थी, बल्कि एक अन्य कठिन परिस्थिति में एक अन्य मां की स्वतंत्र, समानांतर बुद्धिमत्ता के माध्यम से भी आगे बढ़ रही थी, जो अपनी बेटी को वही उग्र, अटूट प्रोत्साहन देने के लिए लगभग समान शब्दों तक पहुंची थी। अनन्या ने नरमी से कहा, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है कि जो माएं अपनी बेटियों से इतनी शिद्दत से प्यार करती हैं और इसी तरह की कठिनाइयों का सामना करती हैं, वे अक्सर उल्लेखनीय रूप से समान सत्यों तक पहुंच जाती हैं, भले ही उन्होंने कभी एक दूसरे के विशिष्ट शब्दों को न सुना हो। आपकी मां ने आपको वही दिया जो मेरी मां ने मुझे दिया था। मैं बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हूं कि उस उपहार के पीछे उन दोनों की तुलना में थोड़े अधिक संसाधन हो, जिनकी पहुंच मूल रूप से उनके पास थी। अध्याय 159। मीरा, जो चाहती थी स्कॉलरशिप के पहले बैच को अपना मेडिकल प्रशिक्षण शुरू करते हुए देखकर अनन्या ने एक विशेष, गहरी संतोषजनक पूर्णता का अनुभव किया। किसी नीतिगत ढांचे के सफलतापूर्वक लागू होने की संस्थागत जीत नहीं, बल्कि कुछ अधिक व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष। उनकी अपनी मां का विशिष्ट, व्यक्तिगत सपना, जिसे दशकों पहले दर्दनाक परिस्थितियों में छोड़ दिया गया था, अंततः 6 युवा महिलाओं के माध्यम से अपनी सार्थकता पा रहा था, जो मीरा राठौर को व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं जानती थी,
लेकिन जो अपने भविष्य के मेडिकल करियर में उनके नाम को और उनकी अधूरी महत्वाकांक्षा के कुछ अंश को आगे ले जाएंगी। अपने प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान स्कॉलर्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कबीर से कहा, मुझे लगता है कि यह वास्तव में वो प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पर मुझे सबसे अधिक गर्व है। इसलिए नहीं कि यह सबसे बड़ी या सबसे अधिक संस्थागत रूप से महत्वपूर्ण चीज है जिसे मैंने बनाया है, बल्कि इसलिए कि यह एक ऐसे वास्तविक ऋण का सबसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत भुगतान है जिसे मैंने अपने पूरे जीवन ढोया है, और जब तक यह सही तरीका नहीं मिल गया तब तक मैं इसे ठीक से संबोधित नहीं कर पाई थी। डॉक्टर फरेरा, जो अब 90 के दशक के पार पहुंच चुके थे लेकिन फाउंडेशन की स्वास्थ्य पहलों के लिए अभी भी कभी कभार परामर्श देते थे, ने जब अनन्या उनसे मिलने गई और स्कॉलरशिप की प्रगति साझा की तो अपनी यह बात रखी। दशकों पहले उनके सक्षम और सावधानीपूर्वक नर्सिंग केयर को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले किसी व्यक्ति के विशेष अधिकार के साथ उन्होंने कहा, मीरा एक बेहतरीन डॉक्टर बनती। उनके काम को देखते हुए मैंने हमेशा ऐसा सोचा था। उनके पास नैदानिक सटीकता, क्लिनिकल प्रेसिजन और सच्ची करुणा का वो सही संयोजन था जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में होता है। मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि उस गुणवत्ता को अंततः वह व्यापक अभिव्यक्ति मिल रही है जिसकी वह हमेशा हकदार थी, भले ही यह मीरा खुद के बजाय अन्य युवा महिलाओं के माध्यम से हो रहा है। 5 साल बाद अपनी मेडिकल स्कूल की कक्षा में शीर्ष स्थान पर रहते हुए स्नातक होने वाली प्रियंका शर्मा ने पूरी तरह से अपनी मर्जी से ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता हासिल करने का विकल्प चुना। यह ऐसा काम था जो उन्हें उनके अपने गृहनगर जैसे उपेक्षित क्षेत्रों में वापस ले जाता और ठीक उसी तरह की सुलभ, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करता जो उनके पूरे बचपन में उनके जैसे परिवारों के लिए अनुपलब्ध थी। अपने स्नातक समारोह में अनन्या से प्रियंका ने कहा, मैं उन्हें उचित सम्मान देना चाहती हूँ, न केवल एक डॉक्टर बनकर बल्कि उस तरह का डॉक्टर बनकर जो वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यदि उन्हें अवसर मिला होता तो आपकी माँ भी यही करना चाहती थी। अपनी माँ के शांत, थके हुए समर्पण के बारे में सोचते हुए अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, जो पीढ़ियों और परिस्थितियों से पार होकर उसी अंतर्निहित पुकार की इस व्यापक, अधिक पूर्ण अभिव्यक्ति में बदल गया था। नरमी से उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक यही चाहती थी। इतने साल बाद भी उन्हें ये देने के लिए आपका धन्यवाद। अध्याय 160। एक अलग तरह का लेखन। यह विचार चुपचाप आया। अभिलेखागार, आर्काइव कक्ष में अनन्या की अब नियमित रूप से होने वाली बिना किसी जल्दबाजी की सुबह के दौरान, जो पूरी तरह से ईमानदार आत्मविश्लेषण पर बने जीवन के 3 दशकों के संचित साक्ष्यों से घिरा हुआ था। कोई दूसरी आत्मकथा नहीं, कोई दूसरा संस्थागत ढांचा नहीं, बल्कि कुछ छोटा और अधिक व्यक्तिगत पत्रों की एक श्रृंखला जो सीधे तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई थी जिन्हें अंततः इसकी आवश्यकता हो सकती है, जब भी वह आवश्यकता उत्पन्न हो। इस उभरते हुए विचार को समझाते हुए उन्होंने कबीर से कहा, मैं लगातार माँ के पत्र के बारे में सोच रही हूँ। 2 साधारण पंक्तियां जिन्होंने अंततः एक पूरे जीवन, एक पूरे परिवार की विरासत और महाद्वीपों तक पहुंचने वाले काम को आकार दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ उतना भव्य या महत्वाकांक्षी लिखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैं बस वही छोड़ना चाहती हूँ जो उन्होंने छोड़ा था, कुछ ईमानदार, कुछ उपयोगी, जब भी जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो वो अंततः इसे पाले। उन्होंने व्यक्तिगत पत्र लिखना शुरू किया, तत्काल वितरण के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के विशिष्ट क्षणों के लिए सील किए गए और लेबल किए गए। एक काव्या के लिए जिसे उसके 18वें जन्मदिन पर खोला जाना था, जो वही उग्र, बिना शर्त प्रोत्साहन प्रदान करता था जो मीरा ने कभी एक 16 वर्षीय अनन्या को दिया था। एक उस व्यक्ति के लिए जो अंततः मध्यस्थता पहल की कमान में मीरा का उत्तराधिकारी बने, जो किसी और के हाथों द्वारा बनाई गई चीज का नेतृत्व करने की विशिष्ट चुनौतियों के बारे में मुश्किल से हासिल की गई संस्थागत बुद्धिमत्ता प्रदान करे। एक आदित्य के अपने पोते पोतियों के लिए जिनसे वह अपने बाकी बचे वर्षों की स्वाभाविक सीमाओं को देखते हुए शायद कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाएगी, जो एक ऐसे परिवार के पूर्ण, जटिल इतिहास को समझाता हो जिसने पीढ़ियों से आरामदायक चुप्पी के बजाय ईमानदारी को चुनना सीखा था। मीरा को समझाते हुए, जिन्हें शुरुआत में चिंता थी कि यह प्रोजेक्ट उनके वास्तविक नियंत्रण से परे परिस्थितियों को प्रबंधित करने की किसी उत्सुक आवश्यकता को दर्शा सकता है, उन्होंने स्पष्ट किया, ये भविष्य को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। ये केवल मेरी वास्तविक रूप से अर्जित की गई बुद्धिमत्ता को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करना है, जो किसी के भी इसे उपयोगी पाने के लिए उपलब्ध हो, जब भी उन्हें इसकी आवश्यकता हो। वही उपहार जो माँ ने मुझे दिया था, ये जाने बिना कि यह अंततः कितनी दूर तक यात्रा करेगा। अध्याय 161। उसने काव्या को क्या लिखा। युवा काव्या के लिए लिखा गया पत्र उनके रिश्ते की प्रगाढ़ता को देखते हुए विशेष सावधानी के साथ कई सतर्क मसौदों के बाद तैयार हुआ।
अनन्या अपनी पोती को केवल भावुकता भरी बातें नहीं, बल्कि कुछ ऐसा देना चाहती थी जो वास्तव में उपयोगी हो। काव्या के 18वें जन्मदिन पर खोले जाने के लिए सील किए गए उस संस्करण में उन्होंने लिखा, मेरी सबसे प्यारी काव्या, जब तक तुम इसे पढ़ोगी तुम इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि हमारी पारिवारिक विरासत के उस पूर्ण और जटिल स्वरूप को समझ सको जिसे हमने पीढ़ियों से बनाया और जिसके लिए संघर्ष किया है। मैं तुम्हें वह बात बताना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे बिल्कुल तुम्हारी उम्र में स्पष्ट रूप से बता देता, बजाय इसके कि मुझे इसे मुश्किल अनुभवों के दशकों के माध्यम से धीरे धीरे सीखना पड़ता। तुम इस परिवार की विरासत की किसी भी चीज के प्रति ऋणी नहीं हो, न तो इस गद्दी की, न फाउंडेशन की, न मध्यस्थता पहल की, और न ही तुम्हारे जीवन के उस किसी विशेष रूप की जिसकी उम्मीद तुमसे इसलिए की जाती है क्योंकि तुम्हारे पहले बहुत कुछ हुआ था। तुम जिसके प्रति ऋणी हो वह केवल ये है, ईमानदारी, पहले खुद के साथ और फिर उन सभी के साथ जिन्हें तुम प्यार करती हो। तुम उस ईमानदारी से जो भी बनाओगी, चाहे वह मेरे द्वारा बनाई गई किसी चीज जैसा दिखे या फिर पूरी तरह से अद्भुत रूप से तुम्हारा अपना हो, वो काफी होगा। वो हमेशा काफी होगा। मैंने बहुत समय पहले एक बार अपने हक के लिए आवाज उठाई थी और इसने मेरे जीवन की हर चीज को इस तरह से बदल दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मैं नहीं जानती कि तुम अंततः किस चीज की मांग करोगी या उसका दावा करने के लिए तुमसे क्या अपेक्षा की जाएगी। मैं केवल ये जानती हूँ, जो भी हो तुम पूरी तरह से ईमानदारी से मांगने में सक्षम हो और इसे पाने की पूरी तरह हकदार हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी अपनी माँ ने एक समय मुझसे वादा किया था, एक ऐसे पत्र में जो इससे बहुत अलग नहीं था। मैं तुमसे पूरी तरह प्यार करती हूँ, उन शब्दों से परे जिन्हें मैं यहाँ ठीक से व्यक्त कर सकती हूँ। जाओ, कोई भी ऐसा ईमानदार जीवन बनाओ जो तुम्हें खुद की ओर बुलाता हो। मैं वादा करती हूँ, जब तक तुम इसे पढ़ोगी मैं जहाँ कहीं भी होंगी, गर्व के अलावा और किसी भी भावना के बिना तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी नानी, अनन्या। अध्याय 162। देवयानी के साथ एक अंतिम बातचीत। अगली वसंत ऋतु में देवयानी 96 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक अपनी नींद में परलोक से धार गईं। उन्होंने इस असाधारण पारिवारिक गाथा के लगभग हर एक धागे को अपने कठिन संघर्ष के बाद संतोषजनक समाधान तक पहुंचते देखने के लिए पर्याप्त लंबा जीवन जिया था। महल के फाटकों पर उन्होंने जिस डरी हुई किशोरी को सबसे पहले गले लगाया था, उससे लेकर संस्थागत बदलाव के दशकों तक और अंत तक अपनी खुद की परपोती को एक विचारशील, जिज्ञासु किशोरी के रूप में बढ़ते हुए देखने तक, जो परिवार की ईमानदार विरासत को आगे बढ़ा रही थी। उनके जीवन के अंतिम होश में रहने वाले दिनों में अनन्या उनके पास बैठी रही और उन्होंने वही हाथ थामे रखा जिसने दशकों पहले एक डरी हुई 16 वर्षीय लड़की को बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्त के आलिंगन में खींच लिया था, तब जब उनमें से कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि स्वागत के उस एक काम से अंततः क्या कुछ बन जाएगा। अपनी अंतिम स्पष्ट बातचीत में से एक के दौरान अनन्या ने उनसे कहा, मैंने कभी आपका ठीक से धन्यवाद नहीं किया। फाटकों पर उस पहले आलिंगन के लिए आपको मुझे इतने पूर्ण रूप से, इतने तुरंत से गले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इंतजार कर सकती थी, सतर्क रह सकती थी, पहले अपने ही बच्चों की विरासत की रक्षा कर सकती थी। इसके बजाय आपने ईमानदारी और खुलेपन को चुना, इससे पहले कि आप पूरी तरह समझ पाती कि उस विकल्प की इस पूरे परिवार को अंततः क्या कीमत चुकानी पड़ेगी या क्या अपेक्षा होगी। देवयानी की मुस्कान, जो अब कमजोर थी लेकिन सच्ची थी, में वही पुरानी गर्मी थी जो उसमें हमेशा से रही थी। उन्होंने नरमी से कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुरंत ही तुम में कुछ पहचान लिया था, बेटा। केवल मीरा की आंखों को नहीं, हालांकि मैंने उन्हें भी देखा था। मुझे लगता है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान लिया था जो इस बात पर अड़ने वाली थी कि यह परिवार आखिरकार खुद के प्रति ईमानदार बने, चाहे हम इसके लिए तैयार थे या नहीं। मैं बहुत आकृत हूं कि मैंने इससे डरने के बजाय इसका स्वागत करना चुना। अनन्या का गला उस विशेष दुख से भर आया जो किसी ऐसे व्यक्ति को जाते देखने पर होता है जिसने उनके अपने रूपांतरण को इतने बड़े पैमाने पर आकार दिया था और जो अब एक लंबे, उल्लेखनीय जीवन को धीरे से और हमेशा के लिए छोड़ रही थी। उन्होंने कहा, हर चीज के लिए धन्यवाद, उस आलिंगन के लिए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उन सब के लिए। देवयानी ने फुसफुसाते हुए वापस कहा, एक पुराने, डरे हुए परिवार को आखिरकार सच बोलना सिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी यह भी ठीक से कहा था। देर आए दुरुस्त आए, जैसा कि तुमने खुद इतने साल पहले अपने भाई से कहा था। अध्याय 163। व्यवस्था को ठीक करना। देवयानी के निधन के बाद के महीनों में अनन्या ने बिना किसी विशेष तात्कालिकता या किसी अस्वस्थ चिंता के उन व्यवहारिक मामलों को चुपचाप संभालना शुरू कर दिया जिन्हें उन्होंने लंबे समय से टाल रखा था। औपचारिक संपत्ति की योजना, एस्टेट प्लानिंग, फाउंडेशन की चल रही शासन संरचना का स्पष्ट दस्तावेजीकरण और आदित्य, मीरा और काव्या के साथ सावधानीपूर्वक बातचीत की एक श्रृंखला,
जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि जब वो व्यक्तिगत रूप से उनका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद नहीं रहेंगी, तब परिवार की विभिन्न जिम्मेदारियां कैसे जारी रहनी चाहिए। एक दोपहर अपने वकील के साथ वसीयत और उत्तराधिकार के दस्तावेजों के मसौदे की समीक्षा करते हुए उन्होंने कबीर से कहा, मैं नहीं चाहती कि यह भारी महसूस हो। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसी चीजें बनाने में बिताया है जो मेरे बिना काम करने के लिए डिजाइन की गई है। यह उसी सिद्धांत का अंतिम व्यवहारिक हिस्सा है, ये सुनिश्चित करना कि मेरी परवाह की जाने वाली कोई भी चीज ठीक से काम करने के लिए मेरी निरंतर उपस्थिति पर निर्भर न रहे। जब उन्होंने आखिरकार वह बातचीत की तो वह उनकी उम्मीद से कम कठिन साबित हुई, इसलिए नहीं कि विषय आसान था, बल्कि इसलिए कि इस परिवार के भीतर दशकों के अभ्यास से आई ईमानदारी ने ठीक उसी प्रकार के विश्वास का निर्माण किया था जिसने मृत्यु के बारे में चर्चा को भी किसी व्यवधान के बजाय एक निरंतरता जैसा महसूस कराया। अब अपनी खुद की अधिक उम्र में पहुंच चुके आदित्य से, जो अभी भी रियासत के शासन में तेज तर्रार और सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि राजगढ़ की सह शासन प्रणाली को रेजेंसी ठीक वैसे ही चलती रहे जैसे हमने इसे बनाया था। इसे वापस किसी एक शासक के हाथों में केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि हमसे पहले पीढ़ियों तक था। हमारे बाद जो भी पीढ़ी आए उसे साझा सत्ता विरासत में मिलनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे हमने साबित किया था कि यह वास्तव में काम कर सकती है। आदित्य ने सहजता से कहा, सहमत हूं। हमने अपनी विरासत में मिली चीज से बेहतर कुछ बनाया है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह जारी रहे, भले ही हम दोनों के पास व्यक्तिगत रूप से इसकी देखरेख करने के लिए और कितने ही साल क्यों न बचे हों। अध्याय 164 फाउंडेशन के लिए एक पत्र। व्यवहारिक संपत्ति के मामलों से परे, अनन्या ने फाउंडेशन के व्यापक नेतृत्व के लिए एक अंतिम औपचारिक पत्र पर काफी ध्यान दिया। यह कोई निजी पारिवारिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक बयान था जिसका उद्देश्य अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी के अनिवार्य रूप से समाप्त होने के लंबे समय बाद भी संस्था के निरंतर विकास का मार्गदर्शन करना था। मीरा, काव्या और फाउंडेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ एक मसौदे की सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे बाद इस काम का नेतृत्व करने वाले जो भी व्यक्ति हो, मैं आपको वह बात बताना चाहती हूं जिसे मैं इस यात्रा की शुरुआत में और अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहती थी। ये काम कभी भी वास्तव में मेरे बारे में नहीं था। हाँ, इसकी शुरुआत मेरी माँ के पत्र से हुई थी और एक ऐसी विरासत का दावा करने की मेरी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से हुई थी जिसे अनुचित रूप से मुझसे नकार दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो भी आया, ट्रस्ट, ढांचा, मध्यस्थता पहल, अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप, इनमें से किसी भी चीज के महत्वपूर्ण होने के लिए कभी भी मेरी विशिष्ट उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये केवल लोगों पर निर्भर था, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर बार अपनी विशिष्ट परिस्थितियों में उस चुनाव के लिए आवश्यक किसी भी रूप में आरामदायक चुप्पी के बजाय ईमानदारी को चुनने पर। मेरी स्मृति के प्रति किसी गलत निष्ठा के भाव में आकर मैंने जो बनाया है उसे बिल्कुल वैसे ही संरक्षित मत करना। अपने समय में उन परिस्थितियों की अपनी समझ के साथ जिन्हें मैं कभी पूरी तरह से अनुमानित नहीं कर सकती थी, वही निर्माण करो जिसकी सच्ची सच्चाई वास्तव में आवश्यकता रखती है। यह मेरी विरासत के साथ कोई विश्वासघात नहीं है। ये किसी ऐसे स्मारक के बजाय जो किसी भी रूप में जम गया हो जो मैंने संयोग से उसे दिया था, वास्तव में जीवित चीज के निर्माण का पूरा उद्देश्य है। मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ, जो कोई भी इसे पढ़ रहा है। मैं इसके अपने विशिष्ट निष्पादन की तुलना में इस सिद्धांत पर अधिक भरोसा करती हूँ। कठिन सवाल पूछते रहो, ईमानदार जवाब मांगते रहो, सच्चाई को चुनना जारी रखो, तब भी जब चुप्पी बरतना आसान हो। मैंने कभी वास्तव में बस यही बनाया था। बाकी सब कुछ केवल वो विशिष्ट, अस्थायी रूप था जो उस सिद्धांत को बहुत लंबी, चल रही कहानी के मेरे अपने विशिष्ट अध्याय के दौरान मिला था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।